हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही पुराने स्टूडेंट दानिश, जिन्होंने अभी हाल ही में एग्ज़ाम क्रैक किया है और इन्होंने बड़ी मेहनत करी। बहुत आखिरी समय पे आके इनके एग्ज़ाम्स रुक रहे थे, लेकिन ये हार नहीं माने। तो आज के इस इंटरव्यू में हम दानिश से जानेंगे इनकी पूरी स्टोरी क्या रही, कैसे इन्होंने अपने आप को इतना मोटिवेट करके रखा आखिरी समय तक, जब तक इनकी जॉब नहीं लग गई। स्वागत है दानिश आपका। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपना थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दें, फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं बातचीत को। सर, माय नेम इज़ दानिश एंड आई एम फ्रॉम देहरादून, उत्तराखंड। और मेरा भी रिसेंटली आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट क्वालिफाई हुआ है और मुझे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक अलॉट हुआ है। अच्छा, कैसा लग रहा है दानिश? सर, अच्छा लग रहा है। घर में सब खुश हुए अब? यस सर। चलिए, बहुत मेहनत लगी। यस सर। सर, मेंस वाले पार्ट में काफ़ी मेहनत लगी। मेंस हाँ। मेंस क्वालिफाई करने में। उससे आपसे आपसे भी काफ़ी मतलब मैंने आपसे गाइडेंस ली थी कि मेंस के बारे में, क्योंकि मेंस ही क्रैक नहीं हो रहा था मेरा ना। मेंस में ही प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब खुशी हो रही है इतनी मेहनत करके यस सर, ऑब्वियसली जॉब सर। मिली? सर, इतनी मेहनत के तो बाद जब करते हो तो फिर खुशी तो होती है सर। आगे क्या इरादा है? सर, अभी आगे और जो हायर एग्जाम्स हैं सारे ही मतलब अभी देने हैं। देने हैं? यस सर। ऐसा नहीं कि सेटलमेंट हो गया अब नहीं सर, इतनी नहीं। मेहनत कर? नहीं सर। अच्छा अच्छा, चलिए। तो दानिश तो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, यस सर। और मुझे लग रहा है कि मैंने आपसे शायद आज से 1-1.5 साल पहले फ़ोन पे बात करी थी। मेंस आपके नहीं निकल रहे थे ये मेंस लेकिन में मेंस में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, मेंस नहीं निकल क्वालिफाई हो रहा था मेरा। तो दानिश, क्या बताना चाहेंगे बच्चों को? सर, मैं आपसे अनअकैडमी पे मिला था। हाँ। तो वहीं से मैंने आपको फॉलो करना स्टार्ट किया था। 2021 के अराउंड की बात होगी ये। तो सर मतलब पहले मैं प्रिपरेशन कर रहा था, 2019 से मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन। तो 2019 में मेरा प्री तो क्वालिफाई हो गए थे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो उससे थोड़ा वो आ गया था, कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, बैंकिंग वाले एग्जाम प्री तो मेरे ख्याल से दानिश आपके लगभग सारे क्वालिफाई हो जाते थे। सारे ही क्वालिफाई हो जाते थे। फिर 21 और 2020 में मेरे प्री क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मेरी प्रिपरेशन मैंने मतलब ब्रेक आ गया था, प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई थी पूरी की पूरी। तो उस वजह से मेरे 2020 में प्री नहीं क्वालिफाई हो पाए थे। तो उसकी वजह से मुझे बहुत मतलब मतलब बहुत ही वो शॉक्ड हो गया था मैं कि ये कैसा ये क्या हो गया मतलब मेरे साथ। एक मतलब पहले मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम क्वालिफाई कर दिए और फिर दूसरी बारी में प्री ही नहीं क्वालिफाई हुए। फिर 21 में मैंने दोबारा से एग्जाम्स दिए कि नहीं मतलब और सीरियसली हो गया। तो 2021 में भी मेरे प्री प्रीलिम्स सारे ही क्वालिफाई हो गए थे, बट मेंस नहीं क्वालिफाई हो पाए। मेंस फिर एंड में रह जाते थे। तो फिर मैं उस समय बहुत डिमोटिवेट हो गया था, बहुत ही ज़्यादा मतलब ना। फिर मेरी आप मुझे अनअकैडमी में मिले, आपकी रीजनिंग की क्लास चल रही थी उस समय। और जो मतलब क्वेश्चंस का जो लेवल था वो मैंने वहाँ पर एकदम कैच कर लिया कि मतलब ये तो एग्जाम ओरिएंटेड ही है। मतलब मेंस का जो लेवल होता है, मेंस में जो फंसाता है एग्जामिनर, तो वहाँ से मुझे बहुत वो हुआ था कि मतलब आपको फॉलो करना चाहिए। तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया था आपको फॉलो करना। लेकिन होता फिर हुआ क्या था कि आपके जो क्वेश्चंस रहते थे बहुत ही मतलब वैसे रहते थे, बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, लॉजिकल। वो मतलब क्लास में बैठे-बैठे दिमाग ही खराब हो जाता था। तो हुआ क्या कि स्टार्टिंग में मैंने आपको कुछ दिन फॉलो किया, फिर मुझे लगा कि नहीं ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही मतलब दिमाग खराब हो जाता था, तो मैंने फिर छोड़ दिया था बीच में एकदम से। फिर लेकिन मुझे जब मैंने दोबारा से फिर एक दिन और क्लासेस देखी मैंने आपकी, फिर मुझे लगा कि नहीं ये यही एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है एग्जाम की ना। जब क्वेश्चन नहीं आते तो फ्रस्ट्रेशन होती है, वो लगता है जो कि फ्रस्ट्रेशन हो रही है वो सही है, अभी क्लास में हो रही है फ्रस्ट्रेशन, यहाँ हो जाए बढ़िया है, एग्जाम में तो नहीं होगी एटलीस्ट जाके। तो फिर मैंने आपको मतलब फिर आप यूट्यूब पे भी डालते थे काफी सारी मतलब फ्री क्लासेस। मेरा क्योंकि 21 में वो अनअकैडमी वाला खत्म ही हो गया था। फिर मैंने वहां से मतलब फिर मैं यूट्यूब पर ही आ गया था आपके साथ। फिर आपने यूट्यूब पे जब क्लासेस ली थी वो मैंने रीजनिंग की मोस्टली मैंने बहुत फॉलो किया कि आपको मतलब मेरा जो रीजनिंग और पजल्स का जो फियर था वो मतलब आप ही की वजह से गया है वो सच में। मतलब गया तो आपकी वजह से है दानिश, आपने नहीं पढ़ाई सर, करी मैं है। पहले भी मेहनत कर रहा था, मतलब मेहनत मैं पहले भी कर रहा था, बट एक राइट डायरेक्शन में जो मेहनत होती है, खासकर मेरा रीजनिंग बहुत मतलब वीक सब्जेक्ट था, एक कह सकते हैं, जिसकी वजह से मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और शायद मेरा एग्जाम पहले ही क्वालिफाई हो जाता अगर मैं वो चीजें जो आपने बताई थी रीजनिंग में खासकर अगर उस पर मैं ध्यान दे देता, तो मेरा बहुत मतलब पहले 21 में ही हो जाता वो। लेकिन
वो मैंने थोड़ा लेट ग्रैब की चीज़ें, तो इस वजह से मुझे 2022 में हो पाया मेरा। तो सर उसके लिए तो बहुत अच्छा, ये रीजनिंग की बात करते हैं, जो आप बता रहे हो ना कि मेंस क्लियर नहीं हो पा रहा था, ये आपकी नहीं, बहुत सारे बच्चों की वर्तमान समय में भी समस्या है कि प्रीलिम्स तो आसानी से हो जाता है, मेंस में ऐसा भी नहीं होता कि एकदम से फेल हो जाते हैं। आपके भी साथ ऐसी कंडीशन नहीं रहती थी कि कट ऑफ कहीं और आपके नंबर बहुत ही कम है? थोड़ा बहुत मुझे याद है आपके कुछ एग्ज़ाम्स जो थे बहुत ही माइन्यूट नंबर से मार्जिन आप आ मार्जिन रहे थे, मार्जिनली रुक जाते थे, बहुत। 0.78, हाँ, 0.11, पॉइंट समथिंग ऐसा था। तो मेंस के लिए क्या करें कि वो मेंस अटकाए नहीं? सर मेंस में सबसे बड़ा पॉइंट जो है वो कंफर्ट जोन में नहीं रहना है हमें ना। हम क्या करते हैं, प्री के क्वेश्चन इजी इजी क्वेश्चन करके हम खुश हो जाते हैं कि मतलब जैसा प्री होगा वैसे ही मेंस होगा। मेंस और प्री में बहुत डिफरेंस हो जाता है लेवल का ना। मतलब मेंस में, प्री में क्या होता है कि प्री तो मतलब बच्चे छांटने के लिए है, वो एक तरीके से मतलब स्क्रीनिंग है, वो स्क्रीनिंग टेस्ट है। तो उसका लेवल थोड़ा मतलब नीचे रहता है, और जो मेंस में रहता है वो बहुत ज्यादा हाई कर देता है एकदम से। तो वहां पर जाके झटका लग जाता है हमें, ये क्या हो गया, एकदम से क्वेश्चन कैसे आ गए ये। क्योंकि जो लेवल है वो बहुत सडनली इंक्रीज हो जाता है मीन्स में ना, और वो क्वेश्चन करने की हमें आदत नहीं रहती। तो सबसे बड़ी वो है कि हमें कैसा भी क्वेश्चन मिले, चाहे वो टफ हो चाहे इजी हो, हमें हर टाइप का क्वेश्चन करना चाहिए, हमें भागना नहीं चाहिए उससे। मैं क्या करता था, सबसे पहले तो मेरा पजल्स वाला जो पार्ट था वो वीक था। मतलब प्री में भी मेरे जब मैं आपसे मिला था तो मेरे जो अटेम्प्ट्स रहते थे वो 20-25 तक अटक अटक जाते थे। तो मैं, मेरा जो प्री स्टार्टिंग में क्वालिफाई हुए थे वो हुए थे क्वांट और इंग्लिश की वजह से। वो मेरा, वो दोनों सब्जेक्ट मेरे सही थे, तो उसकी वजह से क्या होता था, मैं लीड ले लेता था। लेकिन जो मेरा लास्ट में जब क्योंकि जब कोविड के बाद कंपटीशन 2019 में और 2020 में काफी फर्क आ गया था। कट ऑफ बहुत राइज हो गई थी 2020 में और 2021 में। अब कट ऑफ ज्यादा जा रही है, 2019 में थोड़ी कम थी, तो उस समय चल जाता था कि एक सब्जेक्ट आपका वीक है तो ठीक है, आप दो सब्जेक्ट में अच्छा कर लो और आपके प्री क्वालिफाई हो जाएंगे। हो सकता है ये मेंस भी हो जाते हैं उससे पहले, उसका मुझे आइडिया नहीं है। बट अभी का बात बताऊं तो मैं तीनों सब्जेक्ट आपको प्री में बहुत स्ट्रांग चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, हर सब्जेक्ट को, मतलब अब मैं अगर क्लरिकल एग्जाम्स की बात करूं तो एनी हाउ यू हैव टू स्कोर मोर देन 30 इन एवरी सेक्शन। तो उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर पीओ में भी, अब जैसे क्योंकि पीओ में भी क्या होता है कि एक सेक्शन वो टफ बना देता है, हो सकता है कि वो क्वांट टफ बना दे और रीजनिंग आसान बना दे, लेकिन आपकी प्रैक्टिस नहीं है रीजनिंग में, तो हो सकता है कि आपका रीजनिंग भी डाउन हो जाए। तो हर सब्जेक्ट को आपको उतना ही इक्वल टाइम देना पड़ेगा। तो सर उसके लिए तो फिर यही है कि आपका हर सब्जेक्ट स्ट्रांग होना चाहिए, और मेरा जो वीक था वो था रीजनिंग। मेरे 25 से ऊपर मार्क्स ही नहीं आ रहे थे। तो मैंने ये चीज आपसे भी डिस्कस की थी कि सब बच्चे बोलते हैं कि हमारे तो 30 अबव आ रहे हैं रीजनिंग में, लेकिन मेरे तो आ ही नहीं पा रहे हैं। तो इसके बारे में मैंने आपसे काफी बात की थी, 30 प्लस कैसे स्कोर करूं मैं, क्योंकि मेरा रीजनिंग में भी, वो इंग्लिश में भी और क्वांट में भी हो जाता है 30 प्लस, बट इसमें क्यों नहीं हो पा रहा है। तो वहीं से फिर आपसे, मतलब आपने जो पॉइंट्स बताए थे कि पजल्स को मतलब कैसे सॉल्व करना है, पजल्स को मतलब आराम से, मेरी आदत थी जल्दबाजी करनी में, कि मतलब जल्दी फटाफट ये पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किया तो मुझे याद आ रहा है कि आप सोचते हो कि मैं कितना जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लूँ, और उसी में टकते जाते हो उसी आप। में अटक जाते हैं। तो आपने जो पॉइंट्स बताए थे ना कि मतलब बहुत, मतलब आपने पजल को, मतलब एक पजल आप करा देते पूरी क्लास में, मतलब आधा घंटा 40 मिनट्स लेके, प्री की भी पजल आप टाइम लेके पढ़ा देते, लेकिन उसमें क्या होता था, सीखने को बहुत कुछ मिलता था। तो वो चीजें मैंने जब डेवलप की कि पजल कुछ नहीं है, वो कनेक्शंस बिठाने हैं हमें बस, पॉइंट्स, मतलब कनेक्शंस, अगर तुमने वो जो स्टोरी वो बता रहा है उसको अगर कनेक्ट कर लिया अगर सही से, तो आप कर लोगे पजल, कैसी भी पजल आ जाए, कितना भी वो हो जाए। तो वहां से मेरे को अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आया था उसमें। रीजनिंग वाले सेक्शन में तो सर मैं आपको बताऊं तो आप ही की वजह से हो पाया मेरा, वरना मैं उससे पहले भटक ही रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था मैं। तो आप कह रहे हो कि रीजनिंग में मेंस का सेक्शन भी प्रीलिम्स के साथ ही पढ़ना चाहिए? यस सर, जो बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ये आपने पढ़ाया ना, गलती आपने बच्चे आपने करते प्री हैं। और मेंस की तैयारी अलग अलग करवाई नहीं थी आपने। मतलब कब मेंस के क्वेश्चन मतलब करवा दिए पता ही नहीं लगा आपकी क्लास में। आपने ऐसा नहीं करा कि प्री के लिए अलग कोर्स है, मेंस के लिए अलग कोर्स है। तो वो मतलब वो बहुत, मतलब मेरे को बहुत हेल्पफुल लगा वो। ओके। और सर जो वैसे इनपुट दानिश आउटपुट आप होते थे वो बहुत अच्छे लगते थे। हाँ, दानिश आप इतना बोलते हुए मुझे अभी पता चल रहा है, आगे क्या इरादा है? यूट्यूब चैनल बनाने का इरादा है कि नहीं? बोल बढ़िया रहे नहीं सर, हो। अभी तो नहीं है। अब रीजनिंग का तो ठीक है, आपने बता दिया जो रहा। क्वांट के लिए? सर क्वांट के लिए मैं बताऊं तो क्वांट भी मैंने आपसे पढ़ा है, मतलब पर मैंने उससे पहले मैंने अनअकैडमी ज्वाइन कर लिया था, तो मैंने और भी टीचर्स थे वहाँ पर, जैसे आशीष अरोड़ा सर है, तो उनसे मैंने स्टार्टिंग वहीं से की थी। वहाँ से मेरा अच्छा हो गया था। लेकिन नहीं, क्वांट में आपको मतलब
क्या प्रॉब्लम थी, उसे कैसे आप ओवरकम कर पाए? क्वांट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ ये थी अप्रोच की, हाँ। कि मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करता था पूरे वेरिएबल लेकर, एक्स वाई, हाँ। ये सब जब बचपन से करते हैं। तो फिर मैंने जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पढ़ा, तो टीचर्स को देखा कि मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर ले रहे हैं, तो वहां से मैंने अपनी अप्रोच बहुत उसको चेंज किया था। उसमें भी टाइम लगा था, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से हो गया, उसमें भी टाइम लगा था। जब हम अपनी अप्रोच चेंज करते हैं, रेशियो वाली अप्रोच डेवलप करते हैं अपनी, तो उसमें काफ़ी टाइम लगा था मेरे को। तो ओके। स्टार्टिंग में मैंने वही प्रोसेस फॉलो किया कि पहले रेशियो पढ़ना है, फिर परसेंटेजेस पढ़ना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, फिर और टॉपिक्स पे आना है, जैसे पार्टनरशिप हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो एक सीक्वेंस बना के पढ़ना पड़ता है क्वांट को। रीजनिंग में तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, उससे फर्क इतना नहीं पड़ता, लेकिन क्वांट को एक स्ट्रेटेजी के साथ और एक प्लानिंग के साथ पढ़ना पड़ता है, तब जा करके वो तो कितना समय लगा ये पूरा अप्रोच सीखने में और मास्टर होने में, सर 6-7 मंथ्स लग गए थे स्टार्टिंग में समझने में? समझने में। मतलब क्वांट कॉन्फिडेंस तब डेवलप हो पाया आपका कॉन्फिडेंस, 6 हाँ, से 7 सिक्स महीने सेवन में? मंथ लग गए थे उसे कॉन्फिडेंस डेवलप करने में, और ओके। फिर उसके बाद प्रैक्टिस तो रहती है और फिर। डीआई का कैसे किया फिर? सर डीआई का भी मैंने साथ साथ, डीआई में मुझे एज सच इतनी वो नहीं लगी, प्रॉब्लम नहीं लगी। प्रॉब्लम बस वही लगती थी, वो जो मेंस के क्वेश्चन आ जाते थे ना, मेंस में जब वो लॉजिकल वाली जो डीआई आते हैं, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। अच्छा, मुझे एक आपकी बात याद आ रही है। आपने शायद आरआरबी पीओ का मेंस दिया था, पिछले साल की बात है शायद। आप एग्ज़ाम दे के आए थे तो आपने मैसेज किया था कि रीजनिंग के क्वेश्चन करके आ रहा हूँ मेंस में, वैसे ही क्वेश्चंस होते हैं जैसे आप क्लास में कराते हैं, वैसे नहीं होते हैं जैसा हमको मॉक में और बाकी जगह दिखाया जाता है कि आउट ऑफ द वर्ल्ड वाले क्वेश्चंस यस आ सर, रहे हैं। यस सर, हाँ, ये चीज है ना? मतलब आपका जो लेवल था ना, मतलब मैंने एसबीआई क्लरिकल दिया था मेंस, 2020 की बात होगी ये शायद। तो वहां से मुझे आइडिया लग गया था, और जब मैंने आपकी क्लास देखी कि वो जो मेंस का जो वो जो क्वेश्चन वहां पर एग्जाम में काफी डरावने लग रहे थे, और वही क्वेश्चन आपने क्लास में, मतलब उसी लेवल का पेपर जो था, मतलब क्वेश्चन थे वो क्लास में मैंने देखे थे। तो वहां से मेरे को लगा था कि मतलब अब तो मुझे आप ही के पीछे रहना है, आप ही को फॉलो करना है। अच्छा, ये बताओ पहले कि रीजनिंग और क्वांट में आपके लिए क्या ज़्यादा टफ था, रीजनिंग या फिर मेरे लिए तो क्वांट? रीजनिंग था मेरे अच्छा, लिए। तो क्वांट में आपने कितना अपना समय डेडिकेट किया अपने आप को मेंस रेडी करने के लिए? सर मेंस रेडी करने के लिए क्वांट को अगर मैं बात करूं तो 7 to 8 मंथ्स लग गए थे मेरे को। मतलब इतनी टाइम की कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और नई नई चीजें सीखना, ये इतना टाइम लग गया था पूरे सिलेबस को, मतलब उसे प्लानिंग करते, पढ़ते पढ़ते और ओके। समझते समझते। फिर उसके बाद जो थी वो, किसे किसे आपने फॉलो किया? एक तो आपने बताया, मुझसे तो आप खैर पढ़ा ही हो, आपने आशीष अरोड़ा को ही फॉलो किया, और? मेनली मैंने आप दोनों को फॉलो किया है बस। अच्छा, और कोई बुक्स फॉलो करी जहाँ से क्वेश्चन मैंने उससे आपने पहले जो है? ऑफलाइन, स्टार्टिंग में मैंने ऑफलाइन कोचिंग भी ली थी, वहां से भी मुझे हेल्प मिली थी, बट वो मैंने फिर, मतलब मुझे ऑनलाइन ज़्यादा बेटर लगा था फिर उसके बाद पढ़ना खुद से। बुक्स आपने कौन से फॉलो करी मैथ्स के लिए? सर बुक्स स्टार्टिंग में मैंने प्रैक्टिस के लिए आर एस अग्रवाल यूज़ की थी, और उसके अलावा सर्वेश के वर्मा होती है क्वांटम कैट, उससे क्वेश्चन करे थे, और बस यही 2 बुक फॉलो करी होगी, इससे अलावा और कुछ। और फिर बाकी प्रैक्टिस मॉक से करी आपने? बाकी मॉक टेस्ट और क्लासेस। क्लासेस, प्रैक्टिस क्लास जो होती हैं और मॉक टेस्ट, जी, ये हाँ जी। आपका मेन सोर्स रहा आपकी तो है? मैंने मतलब मैराथन क्लासेस भी काफ़ी अटेंड करी। बाकी मुझे उससे पहले मुझे मैराथन क्लासेस बोरिंग लगती थी। लेकिन आपके आपके साथ मतलब मैंने करी नहीं होगी किसी की मैराथन क्लास ना। मतलब एक तो स्टार्टिंग में देखी होगी, तो मुझे मैराथन क्लासेस फ्रूटफुल लगती नहीं थी। लेकिन आपकी क्लास में जब बैठा तो, और लाइव ही देखी मैंने सारी मैराथन क्लासेस। आपकी तो मतलब जनरली मैं लाइव ही देखता था। तो मैराथन क्लासेस में जब आप प्रैक्टिस कराते थे ना एग्ज़ाम से पहले, वो तो सर मतलब रामबाण है वो, कैनेशिया है वो। वो बहुत मतलब हेल्पफुल थी वो सच में। हाँ। इंग्लिश तो आप कह रहे थे कि आपकी अच्छी थी शुरुआत से ही। नहीं सर, इंग्लिश शुरुआत से हाँ। अच्छी नहीं थी। फिर उस इंग्लिश में भी मैंने मेहनत करी थी, मतलब उसके बाद ना, क्या किया उसके लिए? जैसे मेरा जो था ग्रामेटिकल वाला पार्ट स्कूलिंग में मैंने ठीक से पढ़ा था, मतलब एकेडमिक्स में अच्छा पढ़ा था वो, तो वो मेरा ठीक था वो, मतलब उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। बट मेरा जो वोकेबुलरी वाला पार्ट था, वो वीक था। तो उसके लिए सर मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत की थी। न्यूज़पेपर रीडिंग, और मैं मतलब 2-3 घंटे लग जाते थे मेरे को न्यूज़पेपर पढ़। ये कैसे करते थे ज़रा बताओ, न्यूज़पेपर रीडिंग? में न्यूज़पेपर सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर लगा लिया था, और न्यूज़पेपर से डेली न्यूज़पेपर आता था, और मैं उसके मतलब फ्रंट पेज होता था। स्टार्टिंग में मैंने फ्रंट पेज ही पढ़ा था। तो फ्रंट पेज से मुझे काफ़ी वर्ड्स मिल जाते थे, मतलब एक ही पैराग्राफ में मुझे
20-25 वर्ड्स मिल जाते थे, मतलब फ्रंट पेज पे ही इतने वर्ड्स मिल जाते थे। शुरू-शुरू में बहुत हेक्टिक लगता था, मुझे लगता था कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। 2-3 बोरिंग घंटे सा तो लगता लिखने में था। लग जा रहे हैं, बहुत ही बोरिंग, मतलब डिक्शनरी में फिर मैं कॉपी बना रखी थी मैंने एक, उसमें नोट करता था उसको। बड़ा मोटिवेट करना पड़ता है ना अपने आप को शुरुआत में। बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर क्या हुआ, धीरे-धीरे इंटरेस्ट आने लग गया उसमें, जब हम्म। डेली हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और हमें नए-नए वर्ड्स आ रहे हैं हमारे, और फिर मैं उसे फ्रीक्वेंटली यूज़ भी करता था अपनी कन्वर्सेशन में। अच्छा, एक पैटर्न मैं बच्चों को हमेशा बताता हूँ, आपने भी सुना ही होगा क्लास में वोकेबलरी के लिए, कि जब आप शुरुआत में पढ़ते हैं तो आपको पैराग्राफ में 20-25 वर्ड मिलते हैं। 1 महीने के बाद उनकी संख्या 10-15 हो जाती है। आगे बढ़ते बढ़ते वो संख्या 7-8 तक सीमित हो जाती है। बहुत रिड्यूस हो जाती है वो। होता यस है, सर। आपने यस तो सर, इतना ये पढ़ा हुआ है। था। शुरुआत में मैंने इंग्लिश में बहुत टाइम दिया था, हम्म। और उसी वजह से होता था कि मैं फिर रीजनिंग नहीं पढ़ पाता था, क्योंकि एक हम्म। दिन में मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं पाता था। हम्म। इस बात पे भी मेरे आपसे बैलेंस नहीं हो डिस्कशन पाता हुआ था। था कि सर मैं सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता। तो मतलब हम्म। मेरे हिसाब से ठीक है वो, हमें मुझे स्टार्टिंग में लगता था कि मैं सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो मैं स्ट्रेस में आ जाता था कि मैं सारे हम्म। सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाया चारों। बट नहीं हो पाता, मतलब अगर आप स्टार्टिंग में मतलब 2 सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हो तो ठीक है। मतलब वो मुझे बाद करंट में पता अफेयर लगा। के लिए क्या किया फिर? और सर करंट अफेयर के लिए गौरव सर हैं, गौरव गर्ग हम्म। सर हैं स्टडी आईक्यू पे, मैंने उन्हीं को फॉलो किया था। और बस यही था, बाकी पीडीएफ वगैरह, और आपके जो आप भी डालते थे उसमें, जब आप सिलेक्टेड जो कोई नहीं, कुछ हाँ, क्वेश्चन ठीक, लेकर ये आते थे। सोर्स आपने बताया। पीडीएफ से और गौरव गर्ग सर से आपने पढ़ा, थोड़ा बहुत मैं जब डालता था तो उसको भी आप हाँ देखते हाँ ही हाँ थे। हाँ जी। ये पढ़ा कब? मेंस का जब प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया उसके बाद से, या फिर उससे पहले से ही? 2019 में दे रहा था, तब मैंने करंट अफेयर्स नहीं पढ़े थे फर्स्ट हम्म। टाइम, क्योंकि उस समय मुझे यही लग रहा था कि प्री भी क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। तो मैं हम्म। उसी में ही वो रीजनिंग क्वांट इंग्लिश में ही वो ज़्यादा मेहनत करता था। करंट अफेयर्स हम्म। उस समय नहीं पढ़ा था मैंने। लेकिन फिर जब मैंने मेंस पास आने वाला था, तब मैंने जीके स्टार्ट करी थी, और फिर नहीं हो पाया, फिर मेंस क्वालीफाई नहीं हो पाया, क्योंकि वो इतनी जल्दी प्रिपेयर भी नहीं हो पाता ढंग से। हम्म। फिर जब मैंने मेंस एक बार दे दिया था, तो मुझे पता लग गया था कि जीके साथ में लेके चलनी पड़ेगी। तो फिर मैंने 2020 में करंट अफेयर्स पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे, और फिर मैं रेगुलर उन्हें पढ़ता ही था करंट अफेयर्स को। बट होता क्या था स्टार्टिंग में, वो जो रिटेन रखना पड़ता है ना, उसमें प्रॉब्लम आती थी। वो एक बारी में याद ही नहीं हो पाता, उसके लिए फ्रिक्वेंट बार बार चलो, रिवीजन। ये तो बेसिक बेसिक से क्वेश्चन मैंने ये सारे कर लिए। अब थोड़ा सा क्रूशियल सवाल करते हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस भी बहुत है और आपने परेशानियां झेली हैं, इसलिए आप उसका आंसर भी बता सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो आपने बताया, बैलेंसिंग ऑफ सब्जेक्ट पढ़ने की, वो कैसे करनी है, आपने कैसे किया? सर मेरे हिसाब से अगर कोई अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, मतलब अभी के कॉम्पिटिटिव कंपटीशन को देख करके, तो वो ये ना सोचे कि स्टार्टिंग में कि मुझे सारे सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं एक दिन में। नहीं, ये नहीं करना। आप एक सब्जेक्ट पढ़ो, पूरे दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ो, बट जब तक पढ़ो उसको जब तक वो पूरा सॉलिड ना हो जाए, मतलब वो उसके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पूरा बिल्ड ना हो जाए। भले ही आप एक चैप्टर भी पढ़ रहे हो ना 15 दिन तक, भले ही आप एक ही चैप्टर पढ़ो, लेकिन उसे पूरा कंप्लीट करके पढ़ो। मतलब जल्दबाजी मत करो कि नहीं मेरा फिर दूसरा चैप्टर छूट जाएगा या दूसरा सब्जेक्ट छूट जाएगा, ये मत सोचो। पहले उस पे कमांड बना लो अच्छे से, जितना पढ़ा जा रहा है उतना ही पढ़ो, बट ऐसा पढ़ो कि सॉलिड होना चाहिए वो। तो इसमें मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था इसमें, कि मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ूंगा एक दिन में तो ज़्यादा तभी मेरा एग्जाम क्वालिफाई होगा, या ऐसा ऐसा नहीं है। आप एक बार पढ़ लो, जैसे क्वांट पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि आपको पूरा दिन शायद क्वांट में ही लग जाए, या 2-3-4 घंटे क्वांट पढ़ते पढ़ते ही निकल जाएं, आपको पता भी नहीं लगेगा जब आप पढ़ोगे। तो कोई बात नहीं, अगर टाइम लग रहा है तो उसे लगने दो, कोई डरने वाली बात नहीं है तो उसमें। आप मतलब आप ये कह रहे हो कि जब जो भी पढ़ने बैठो, सारा फोकस उसी पे, पहले उसे उसी स्ट्रांग पे करने लगा पे दो। पढ़ो। हाँ, और जैसे अगर अगर उसके रीजनिंग, अलावा कुछ छूट रहा है तो उसका भी गिल्ट मत रखोगी। नहीं, तो हाँ, ये ऐसा छूट क्योंकि ये गया गिल्ट मेरा। मेरे साथ होता था, मैं गिल्ट करने लग जाता था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब। हाँ। तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे बाद में समझ में आ गई थी बात, कि और मतलब अब हम क्या करते हैं ना, हम जैसे दूसरे दोस्त से पूछा, मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, वो तो बोल रहा है कि आज मैंने 2 घंटे रीजनिंग पढ़ी है, आज 2 घंटे मैंने क्वांट पढ़ी है, सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए मैंने शाम तक। तो मुझे लगता था यार मैं तो सारे से पढ़ नहीं रहा हूँ, वो तो मेरा वैसे पढ़ रहा है। पर सबका लेवल अलग-अलग होता है, उस पे मत जाओ। दूसरे से कभी कंपेयर ही मत करो अपने आप को। आप ये करो कि आप प्रिपरेशन ढंग से करो बस अपनी। अब ये बताओ कि कितना घंटे आप पढ़ते थे? सर मैं तो जितना टाइम रहता था उसमें पढ़ता ही रहता था। मतलब ऐसा रहता ही नहीं था मेरे साथ कि मुझे टाइम फिक्स करना है। मैंने बस ये कर रखा था, एग्ज़ाम ये तो क्वालीफाई करना ही है। ये पर ये कॉमन है सी कि हाँ, बात है। कौन अगर हम पूरा सब कुछ कर लें तो हमारी जो इफेक्टिव स्टडी निकलती है वो 6 to 7 आवर्स ही निकलती है।
इफेक्टिव स्टडी अगर मैं लेकिन बताऊँ तो ये मैं कॉमन साल सी भी बात है दानिश कि जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनसे जब भी मैंने ये सवाल पूछा है कि आपने कितने घंटे पढ़ा है, तो कभी किसी ने मुझे एक नंबर नहीं दिया। सबने ये कहा कि जितना समय पढ़ने का मिलता है तो पढ़ते ही थे। हुँ, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को ऐसा प्रेशराइज भी नहीं कर रहे हो कि 8 ही घंटे पढ़ना है या 5 ही घंटे पढ़ना नहीं, है। नहीं अगर वैसा नहीं समय है। आपके पास 10 घंटे का तो 10 घंटे पढ़ सकते हो, पढ़ो। हुँ, जितना आप 100% अब अपना दे सकते हो। यस सर। ये बताइए कि बीच में आपको बहुत डीमोटिवेशन हो गया था, आप सोच रहे थे कि अब तैयारी भी करी जाए कि ना करी जाए, मतलब मेंस इतने सारे देने के बाद जब आपको असफलता मिल रही थी, तो बीच में आप बहुत डिमोट आपके साथ के बच्चों का फिर सिलेक्शन भी हो रहा था। हुँ, हुँ, जिन बच्चों को पता ना हो, पिछले साल आपने देखा होगा आशीष, लीज़ा, शिवानी, ये सारे बच्चे सब एक साथ ही पढ़ते थे। सब एक साथ तो होता है। तो वो डिप्रेशन भी होता है जब आपके साथ वालों का सिलेक्शन हुआ जा रहा है और आपका अटका जा रहा है। तो उस फेज़ से आप सबसे पहले तो बताइए आप कैसे बाहर आए? सर अगर मैं उसकी बात बताऊँ तो मुझे डिमोटिवेशन हुआ था, बट मेरा वो फैक्टर नहीं था, दूसरों को देख के नहीं हुआ था मुझे नहीं, नहीं, दूसरों को देख के नहीं, डिमोटिवेशन। मतलब हाँ, एक कि आप आखिरी मतलब खुद में से हुआ पहुँच था पहुँच के कि रुक जा रहे हाँ, हो। जब मैं अपना वो देख रहा था, पास्ट देख रहा था कि टाइम मुझे हो गया, 2019 से स्टार्ट किया और 2021 आ गया और मेरा कहीं भी हो ही नहीं रहा है, मतलब कुछ कुछ भी नहीं निकल रहा है। तब मुझे वो हुआ था और मेंस में हर बार मतलब हो क्या रहा था ना कि प्री क्वालीफाई हो जा रहे हैं और हर कोई मेंस ही नहीं निकल रहा है। तो एक बार को डाउट आ गया था खुद पे कि क्या कि ये सही भी चल रहा है, मैं हूँ भी उस लायक भी हूँ या नहीं हूँ। मतलब ऐसा तो नहीं है कि मैं बैंकिंग के लिए बना ही ना हूँ। तो इस हाँ। टाइप का थोड़ा-सा आ गया था। लेकिन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भी था स्टार्टिंग से कि एग्ज़ाम क्वालीफाई हो जाएगा। मतलब स्टार्टिंग से और एक अंदर इनर जो होता है अंदर से बोलते हैं ना कि एक कॉन्फिडेंस था। अच्छा, मान लो कि सिलेक्शन नहीं होता तो कुछ प्लान बी भी बना रखा था? सो प्लान बी कुछ नहीं था। अभी तक तो कुछ नहीं था। अभी तक तो यही था। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं जितना टाइम मुझे मिलता था पढ़ने का, मैं पढ़ते ही रहता था। मैं टोटली फालतू फ़ोकस्ड है। इधर-उधर गॉसिप में वो नहीं इन्वॉल्व कम ही होता था। मतलब तो इस वजह से मेरा फुल डेडिकेशन यही था। इस वजह से मुझे वो हो गई थी कि प्लान बी कुछ मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था। तो इस वजह से भी मेरे दिमाग में मतलब कॉन्फिडेंस लो सा हो रहा था कि अगर ये ना हुआ तो दूसरा क्या होगा? तो अभी तक तो फिलहाल कोई मतलब वैसे कुछ आया नहीं था मेरे। तो मोटिवेशन का तो आपने बताया कि जो भी थी मोटिवेशन आपको अपने कॉन्फिडेंस से ही आ रही थी कि आप कर लोगे, और इसी की वही आपका नहीं, ड्राइविंग फोर्स था। हाँ, हो जाएगा कि हो तो जाएगा लेकिन घर से दबाव पड़ता था क्या घर दानिश? से घर से नहीं सर, ये इस पर्सपेक्टिव में मैं बहुत लकी था कि पेरेंट्स का मतलब ऐसा कुछ प्रेशर नहीं किया उन्होंने, हमेशा मतलब मोटिवेट ही किया उन्होंने ना कि नहीं इतनी पास से निकल रहा है तो कोई नहीं, करो, हो जाएगा, कोई आपके गलतियाँ घर नहीं। में कोई है इस समय सरकारी जॉब में? नहीं सर, तो फिर फादर आपने मेरे कैसे सरकारी सोचा था जॉब। जाने के लिए? सर अब मतलब होता है मतलब लोगों से मिल के और देख कर के, अब एग्जैक्टली आंसर मैं भी नहीं बता सकता बट हमारा एटमॉस्फेयर से बन जाता है एक माहौल ना कि हाँ चलो कि एग्जाम्स देने हैं, इस वजह से और थोड़ा पढ़ाई लिखाई में मतलब था इंटरेस्ट, तो इस वजह से फिर इसी में शिफ्ट वो हो गए कि हाँ ठीक है अच्छा, कंपटीशन देते हैं, एग्जाम देते हैं, तो यही था। चलो, उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ाई अपनी जारी रखोगे, यस सर। क्योंकि समय तो मिलेगा बहुत। यस सर। नहीं सर, सेल्फ स्टडी तो अभी चल रही है। चलो बढ़िया ही है। यस सर। तो अगर आज कोई नया बच्चा प्रिपरेशन करने की सोचे यस कि सर। भाई उसे करना है, यस सर। तो एक वो कौन सी गलती है जो उसे नहीं करनी चाहिए आपके अनुसार? सर सबसे बड़ी गलती ये रहती है कि हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। जो हमारा वीक सब्जेक्ट रहता है ना, हम उस पे ध्यान नहीं देते। हम उसे सोचते हैं कि हो जाएगा या मैं अपने जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग बना लूँगा कि वही उसकी कमी पूरी कर देंगे, बट ऐसा नहीं हो पाता आजकल। आजकल क्योंकि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो भी क डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा है और जो मतलब बच्चे आ रहे हैं नए-नए, वो भी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके आ रहे हैं। तो कॉम्पिटिशन का लेवल काफ़ी राइज़ हो चुका है, तो कम्फर्ट ज़ोन में रहने का टाइम नहीं है अभी ये। तो आपका जो भी वीक सब्जेक्ट है ना, तो उसको लेके चलो साथ-साथ। मतलब उस पे जान लगा दो पूरी की पूरी। मतलब उसमें ये मत करो सोचो कि हो जाएगा या मैं तो अपने दूसरे सब्जेक्ट से कर लूँगा, ऐसा मत करो। ये सबसे बड़ी गलती है। ओके। अच्छा, मॉक कितना देते थे दानिश? सर मॉक का मैं बताऊँ तो मॉक मैंने कम दिए होंगे, मतलब उतना वो नहीं है बट हाँ, मैंने मॉक दिए हैं और अच्छा मैं। बताओ, प्रीलिम्स से पहले कैसे देते थे मॉक्स? मान लो एक महीना रह गया प्रीलिम्स को, तो हुँ, क्या स्ट्रेटजी कोई फॉलो करते थे कि कितना तो देना है मॉक्स? हाँ जी सर। सर मैंने मतलब स्टार्टिंग में तो मैंने टाइमर के साथ ही दिए थे मॉक
लेकिन कुछ टाइम बाद मैंने जब मैंने पेपर को मतलब एनालाइज करना और वो सब ज़रूरी होता है, अभी इतनी ज़्यादा प्रीलिम्स का ही बताना। जी सर, अभी प्रीलिम्स का ही हम्म, बता रहा हूँ। लेकिन हुआ क्या था कि कुछ टाइम बाद मैंने सबमिट करके मॉक दिए थे, हम्म, प्रीलिम्स के ही। हम्म, तो मैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक ही साथ बैठकर मैं जितने क्वेश्चन हो सकते हैं मतलब 100 150 क्वेश्चन कर लूँ। हम्म, तो मैं वैसे चलता था। मैं ऐसे मुझे 35 क्वेश्चन थोड़े कम लगते थे एक बारी में। तो मैं जैसे मैथ्स के कर रहा हूँ मैं, तो मैंने 4-5 मॉक सबमिट कर दिए। और मैं क्या करता था 35-35-35 क्वेश्चन हर 4-5 मॉक के लगातार लगा लेता था। तो ओके। एक दिन में मैं 7-8 मॉक करता ही था, ऐसे। ऐसे मतलब मतलब ये पूरा रीज़निंग सेट आपने ये बैठा है हाँ, तो। सेट करता था मैं। रीज़निंग में भी ऐसे ही करता था, इंग्लिश में भी फिर ऐसे ही करता था। लेकिन एग्ज़ाम जब आने वाला होता था, मैं टाइमर के साथ भी बीच-बीच में मॉक देता ही रहता था। कि मतलब जैसे वीक में तो 2-3 तो मेरे फिक्स थे। 2 तो मिनिमम थे ही थे कि 2 तो देने ही है टाइमर के साथ विद टाइमर। जब जैसे 4-5 दिन बचे हैं अब एग्ज़ाम 4-5 दिन बाद है, तो फिर मैं टाइमर के साथ भी दे देता था और विदाउट टाइमर भी देता था। ओके। हुँ। मेंस के लिए। मेंस के लिए मोस्टली मैंने विदाउट टाइमर ही दिए हैं मॉक। ओके, मतलब कितना देते थे आदत मॉक? बनाने के ऐसे ही आदत देते थे सेक्शन वाइज या पूरा फुल लेंथ देते थे? नहीं सर फुल लेंथ ज़्यादा की है मैंने। कितना मतलब देते थे? डेली का एक या फिर वीकली ऐसा कोई टारगेट सर था? वीकली था, वीकली में 2 मतलब मेंस का पेपर करने में ही सर मुझे लग जाते थे 3-4 दिन, 2-3 दिन अच्छा, तो मॉक आपने एक ही कंपनी का लिया था कि और नहीं भी? सर मैंने अलग-अलग डिफरेंट 2-3 ले लिए थे मैंने। 2-3 ले लिए थे। हुँ। ओके। क्या हेल्प मिलती थी 2-3 लेने से? सर क्योंकि रहता है मतलब अलग-अलग कंपनीज़ का अगर मैं बताऊँ तो उनका एक तो जो वो बना रहे हैं उनका जो क्वेश्चन का लेवल रहता है वो भी डिफरेंट रहता है और थोड़ा मतलब हम्म, उनका मतलब सोचने का तरीका अब जैसे वो क्वेश्चन बना रहे होंगे तो उनका जो नज़रिया रहता है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है और लेवल वाइज़ भी अंतर रहता है हर कंपनी के हम्म। उसमें। तो उससे हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल जाते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है मेरे हिसाब से। एक मतलब कंपनी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको वैरायटी ज़्यादा ऑफ क्वेश्चन मिल जाते हैं, हाँ, वैरायटी बढ़िया ऑफ मिल क्वेश्चन जाता है। काफ़ी मिल जाते हैं। तो वो था और बाकी सर मैं जब जैसे प्रैक्टिस करता था अपनी सेल्फ और साथ-साथ जब मैं बोर हो जाता था तो मैं क्लासेस लीड कान में ईयरफ़ोन लगा के और मैं तो क्लासेस से प्रैक्टिस करनी शुरू कर देता था। आप ही की वीडियोज़ जो पुरानी लाइव क्ला आपकी तो मैंने मतलब 90% क्लासेस मैंने लाइव ही देखी होंगी, यूट्यूब पे भी हम्म। और वैसे ऐप पर भी। लेकिन मैं आप ही की क्लासेस रिवाइज़ करता था बाद में क्योंकि मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगते थे आपके मतलब जो माइंड एक्सरसाइज़ होती थी ना वो बहुत हो जाती थी। अच्छा अच्छा, ये बताओ कि इंग्लिश के लिए आपने कुछ ऑनलाइन सोर्स फॉलो किया क्या? नहीं सर, इंग्लिश के लिए मैंने कोई ऑनलाइन सोर्स एज़ सच फॉलो बस नहीं किया। एक तो आपकी मैंने ग्रामर कह रहे तो ठीक थी न्यूज़पेपर और रीडिंग, न्यूज़पेपर। वोकैब पे मैंने बहुत काम किया, बहुत मेहनत लगी उसमें। मतलब हम्म, वो सही अगर जैसे इंग्लिश में होता है वोकैब्युलरी मेहनत माँगती है। लॉन्ग वोकैब्युलरी टर्म में का प्रोसेस है। क्योंकि उसमें एग्ज़ाम्पल्स लिखना, वो कॉपी में लिखना ना बोरिंग हो जाता है वो। लेकिन मैंने फिर भी करा उसको ना, मैंने छोड़ा नहीं था उसको। एंड तक ही मैंने काफ़ी बहुत मतलब रजिस्टर्स बन गए थे मेरे 3-4 रजिस्टर्स तो बन ही गए होंगे और मेरे पास 3000 वर्ड्स लगभग कलेक्शन हो चुका था ओके। उनको मतलब कलेक्ट करते-करते। तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ चलो जाता है। मुझे उसकी पिक्चर भेजना तुम यस अपनी सर, वोकेबलरी की। यस सर, मैं यस सर, बच्चों के साथ शेयर करूंगा उसे यस सर, ठीक है। कि कैसे आपने मैंने बनाए थे मैंने नोट्स वो वगैरह। वो रजिस्टर क्या थे ना वो जैसे बरसात मतलब वो रजिस्टर स्पॉइल भी होने लग गए थे। फिर मैंने ऑनलाइन मतलब कंप्यूटर में शीट भी बना रखी है उनकी। अच्छा। मतलब पूरे नोट कर रखे हैं वो अभी तक मैंने। बहुत मेहनत करी है। मतलब एक एवरनोट ऐप है उसमें भी अब सब्सक्रिप्शन शायद मेरा खत्म हो गया होगा। मैंने पूरे उसमें लिखे हुए हैं एक-एक दिन के और एग्ज़ाम्पल्स भी लिखे हैं खुद से। मतलब न्यूज़पेपर से निकाल कर के। तो वो हम्म, अगर आप कोई पढ़ेगा उसको तो वो दिख जाएगा उसे कि ये 2020 की न्यूज़ है, ये 21 की हाँ। न्यूज़ है। पूरा दिख उसमें वो लिखे हुए हैं। ओके, अच्छा ये बताओ कि जो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, इस न्यूज़पेपर की रीडिंग ने एक तो आपकी वोकेबलरी को अच्छा किया, क्या इसने आपके पजल के पढ़ने के समय को भी कम किया? ये सर बिल्कुल। सर जो स्पीड जो पज़ल का जो क्योंकि वो क्वेश्चन इतना बड़ा रहता है वो, पज़ल पज़ल वो एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही बन जाता है वो। तो उसको सर पढ़ने के लिए वो न्यूज़पेपर रीडिंग उसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जल्दी पढ़ोगे तभी जल्दी आंसर निकलेगा उसमें। तो वो उसमें तो सर हेल्प करता ही है, वो रीज़निंग में भी हेल्प करता है। इंग्लिश न्यूज़पेपर सर बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर प्रिपरेशन की बात किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात की जाए, तो न्यूज़पेपर इज़ रियली इम्पोर्टेंट। ओके, चलो एक एडवाइस दे दो नए बच्चों को, सर सबसे एकदम बड़ी नए जो बच्चों को। सर नई एडवाइस यही है कि एक तो करंट अफेयर्स अपना डेली कर पढ़ते हुए चलें और कंसिस्टेंसी ब्रेक ना करें अपनी ना प्रिपरेशन में एक बार आ गए तो
उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करें और एक अंदर से एक कॉन्फिडेंस रखें कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होता, हो सकता है कि टाइम लग पॉजिटिविटी जाए, बना कोई के बात रखें नहीं। थोड़ा। हाँ, पॉजिटिविटी रखें, ऐसा ना करें कि ट्राई करने आ रहे हैं कि पहले ट्राई करके हम्म। देखते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे, ये वाला माइंडसेट अच्छा, ना लें। एक एडवाइस दे दो ऐसे बच्चों का जिनका मेंस नहीं निकल रहा। मेंस क्वालिफाई करना है तो मतलब गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, मतलब अपने कंफर्ट जोन से बहुत बाहर आ जाओ, बिल्कुल। मतलब मुश्किल क्वेश्चन आ रहे हैं अगर प्रैक्टिस में तो करो उनको, मतलब उनसे भागो मत। टाइम वेस्ट नहीं लगना चाहिए, उसमें नहीं, टाइम जितना वेस्ट, समय हो सके दो। वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं है। उसके लिए सर टफ लेवल के क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, अपने लेवल को इंक्रीज करना पड़ेगा, तब जा करके मीन्स हो पाएगा। ओके, चलो दानिश, बहुत सारे इनपुट आपने दिए आज के इंटरव्यू में, यस सर, यस है ना। तो आज का इंटरव्यू हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी आपके अगर कोई सवाल हो तो आप दानिश से ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट करके। यस सर, समय निकाल करके दानिश उसका अपना बिल्कुल आंसर सर, करते रहेंगे। बिल्कुल, यस सर, हाँ, क्यों दानिश? यस सर, बिल्कुल सर, मैं हेल्प मुझे करूँगा। बहुत खुशी है दानिश का सिलेक्शन हुआ, क्योंकि दानिश को लेकर के मैं भी थोड़ा टेंशन में ही रहता था कि इस बच्चे का निकलता जा रहा है मेंस। प्रीलिम्स तो इसने सारे ही निकाल रखे हैं, मेंस निकालने में थोड़ा बहुत अंतर ऐसा पड़ता जा रहा है, क्यों नहीं निकल रहा है, क्या रीज़न्स हैं। लेकिन आज जान के बहुत खुशी हुई जब नहीं आपने सर, बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया। चलिए, भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं अगले साल आपका पीओ का भी इंटरव्यू करें। यस सर, थैंक यू सर, डेफिनेटली ओके। सर, यस, यस, ओके दानिश, ओके, ओके थैंक सर। यू।